policy? The monetary policy, that policy which is exercised by the central bank of a country to control and regulate the supply of money from the realization of general economic goals. So that policy which is exercised by the central bank of a country like Reserve Bank of India in India. तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका सिंपल पर्पज है कि हम अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हैं एंड उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि जब हम मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, तो उसको हम कैसे मार्केट में पैसे को ले आएंगे और उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, तो उस पॉलिसी से को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर हम मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करें और रेगुलेट भी करें, साथ के साथ जो हमारे जनरल इकोनॉमिक गोल्स हैं, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट के गोल्स हों या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल्स हों, एम्प्लॉयमेंट के गोल्स हों, मनी इंक्रीज करने की बात हो, लोगों की इनकम इंक्रीज करने की बात हो, तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक गोल्स हैं उन सबको साथ में रखते हुए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक ऑफ किसी कंट्री के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, रिसोर्ट की जाती है, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई भी जो है बेसिक उसका टू पर्पज होता है। पहला उसका पर्पज होता है कि मार्केट में जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्टॉक मार्केट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इन सबको प्रमोट करना है एंड डेवलप करना है। तो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स है उनको प्रमोट करना है, डेवलप करना है। मनी मार्केट जहां पे आपकी मनी जो है एक्सचेंज हो रहा है वहां पे। कैपिटल मार्केट जिसमें आप क्या कहते हैं जो कंपनीज के स्टॉक्स है, शेयर है, वो परचेज कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट जहां से कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो कॉमन पीपल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चारों चीजों को, 4 से 5 चीजों को लेकर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट को या स्टॉक एक्सचेंजेस को डेवलप करना है। इसके साथ साथ और भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी डेवलप करना मनी और मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा पर्पज है। आफ्टर दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ क्रेडिट बाय क्वांटिटेटिव मेजर्स लाइक CRR, SLR या फिर हमारा बैंक रेट जो है, और क्वालिटेटिव मेथड जिसमें हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। तो जो लोगों के हाथ में जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो सारे मेथड्स हमें बताती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा रिसोर्ट की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, जिसका मेन पर्पज है कि मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है एंड कंट्रोल करना है, साथ के साथ जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करना है। और 2 पर्पज होते हैं, पहला कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करना है, और उसके अलावा लोगों के हाथ में जो परचेजिंग पावर है, जो मनी है, उसको कंट्रोल करना है। कि इतनी भी मनी नहीं होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन आ जाए और इतनी भी कम ना हो कि लोग कुछ परचेज भी ना कर पाए। आगे मूव करते हैं हम लोग आगे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक किसी भी सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि हम डेवलप्ड कंट्री में हैं या डेवलपिंग कंट्री में हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन किसी भी एक डेवलपिंग नेशन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो है प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज स्टेबिलिटी, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। उसके बाद अब प्राइस स्टेबिलिटी कैसे, जो हमारे जनरल प्राइस लेवल्स हैं, इन्फ्लेशन की बात है उसको कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, और जो हमारा डिफ्लेशन है जिसको रिवर्स इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो भी नहीं होना चाहिए। तो प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो उसको क्या करेगा, कोई भी सेंट्रल बैंक जो है अपनी मनी सप्लाई को कम कर देगा। एक्सचेंज स्टेबिलिटी, जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है वहां पर एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, जैसे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ रुपी होता है, उसके मैकेनिज्म के थ्रू हम एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ओवरऑल एक्सचेंज रेट होता है इंटरनेशनल मार्केट का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को वो शो करता है। कि जैसे कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो ट्रेंड है या उसमें जो भी इम्पैक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो शो कर देगा किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को। नेक्स्ट, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, अगर हम लोगों को लोन्स देंगे तो वो उस लोन्स को बिजनेस के पर्पज में इन्वेस्ट करेंगे। जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो
प्रोडक्शन हमारा मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। तो मनी सप्लाई के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत नेसेसरी है कि आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको मेंटेन करना है, आपको रॉ मटेरियल से कार्टेजेस देना है, आपके जो डेली के एक्सपेंसेस है उनको आपको मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है वो होती है। तो इसी तरीके से ओवरऑल कंट्री में जितनी भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है वो मनी सप्लाई के थ्रू पूरी की जाती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी को हम कैसे जो है अचीव कर सकते हैं, जिसमें हम इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की बात करते हैं। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो सपोज करो कि अगर कोई होर्डिंग कर रहा है, जिसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं मनी का, तो जब कोई होर्डिंग करेगा तो जो पैसा मार्केट में अवेलेबल है मनी सप्लाई, उसका टारगेट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसा कि हमने एक एग्जांपल आपको देता हूं, जो हमारा डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तो डिमोनेटाइजेशन के अंदर हमने देखा था क्या स्टार्टिंग के फेजेस में क्या हो रहा था कि लोग जो न्यू करेंसी नोट थे उसको स्टोर कर रहे थे। तो जब उसको स्टोर कर रहे थे तो जो कॉमन मैन था, जो रिक्वायर्ड पीपल थे, हम कहेंगे जो टारगेट ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन थी, उनके तक पैसा पहुंच नहीं पा रहा था। तो जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी बैंकों के बाहर या एटीएम्स के बाहर, तो वो डिमोनेटाइजेशन का एक इम्पैक्ट था कि अगर आप मनी है जो है उसको होल्ड करोगे तो उसका जो इकोनॉमिक इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो 3 ऑब्जेक्टिव रहे हैं। पहला, हमने इंटरेस्ट एनवायरनमेंट मेंटेन करना है ऐसा जिसमें हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, कंटेन कर सके, और जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम एंकर कर सके मतलब कि उसको हम सही अनुमान लगा सके, उसको सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सके। इंडिया के अंदर हुआ क्या, जून 2016 से हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना स्टार्ट किया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने का मतलब है कि हमने इन्फ्लेशन की लोअर लिमिट बना दी और अपर लिमिट बना दी, और हमने कहा कि हम इस लोअर एंड अपर लिमिट के बीच में अपनी इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। यानी कि जो हमने लोअर लिमिट बना रखी है उससे नीचे हमारा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, और जो अपर लिमिट बना रखी है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये 4% का है हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट, और इसमें ±2% का वेरिएशन दे रखा है। तो ±2% का वेरिएशन इन 4% का मतलब है कि आपने 4% एक रेट फिक्स कर रखा है, तो नीचे की अगर लोअर लिमिट की बात करूं तो आप 2% से नीचे नहीं जा सकते हैं, और अपर लिमिट में 6% से ऊपर नहीं जा सकते। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया में फरवरी 2016 से किया जा रहा है। तो मेंटेन एन इंटरेस्ट एनवायरनमेंट टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, मैनेज लिक्विडिटी, जो हमारी लिक्विडिटी है, कैश है या कैश से रिलेटेड जो भी आइटम्स है उनको, उनकी लिक्विडिटी मार्केट में इंश्योर करनी है। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग डाउनसाइड रिस्क टू ग्रोथ, जो इकोनॉमिक के जो ग्रोथ है उनमें अगर कोई रिडक्शन हो रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, या सपोज करके अगर हमारे पास मार्केट में पैसा अवेलेबल है, कोई हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है जो कैश में डीलिंग करनी है, हमें तुरंत मनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है या हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, तो उस मनी से हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को गार्नर आउट कर सकते हैं, उसको कैप इन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहले, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं इंटरेस्ट का जिसके अंदर हम अपनी इन्फ्लेशन को कंटेन कर सकें। दूसरा, लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें, और तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें, एज वेल एज जो इकोनॉमिक डाउनसाइड है, रिस्क है उसको मैनेज कर सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। तो जैसा कि आपको पता है 3 तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है, और तीसरा हमारा जो है अदर मेथड से मोरल, जिसको हम कहते हैं मोरल सुएसन, या आप कहते हैं क्या कहते हैं कि जो हमारे मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके बैंक रेट आएगा, सीआरआर आएगा, एसएलआर आएगा, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव मेथड्स में आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स आते हैं, और जो हमारा मोरल सुएसन है वो एक मोरल ग्राउंड पे कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है आरबीआई,
इंस्ट्रक्ट करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो क्रेडिट की कैपेसिटी है, जो मनी है, उसको आप कंट्रोल करें। तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का पहला सिंपल सा मतलब है कि क्वांटिटेटिव जो हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, जो क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, जिसमें हम फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो पहला है बैंक रेट। बैंक रेट सिंपल, अ रेट दैट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, यानी कि जो वो रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है या मनी प्रोवाइड करता है। तो अब बैंक रेट के अंदर क्या होता है कि अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, कि जो हमारी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो अगर एक्सेस डिमांड है, तो यानी कि मनी जो है उसकी एक्सेस डिमांड है, ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो क्या करेगा, बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देगा। अब जब बैंक रेट बढ़ाएगा तो होगा क्या कि जो हमारा क्रेडिट है, जो हम लोन ले रहे हैं, उस पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ज्यादा इंटरेस्ट जब पे करना पड़ेगा तो होगा क्या कि हमारा जो अल्टीमेटली हमारे पास लोन आ रहा है वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा, हमारे हाथों में कम पैसा होगा और हम कम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हम तभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं जब हमें इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो कम से कम पे करनी पड़ी। तो जो हम बैंक्स के पास डिफरेंट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लोन, तो वो मेथड काम करता है। तो बैंक रेट का सिचुएशन क्या है कि अगर एक्सेस डिमांड है मनी सप्लाई की, एक्सेस डिमांड है मनी की, तो उसमें क्या करेगा आरबीआई, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज कर देगा तो जो मार्केट में पैसा है वो महंगा हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे लोगों के पास वो कम जो है पहुंचेगा। तो उसमें होगा क्या कि लोग जो है बैंक से नहीं बोरो करेंगे और बल्कि बोरो करने के बजाय बैंक में डिपॉजिट करना पसंद करेंगे। और जब डेफिशिएंट डिमांड होगी, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी, तो उसका अपोजिट किया जाएगा, यानी कि बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो डिक्रीज कर दिया जाएगा तो लोगों के हाथों में पैसा आ जाएगा। तो जो हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसमें बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे, और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैंक रेट को रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद है, अब इसमें सिचुएशन बता रखी है कि बैंक रेट हमारा कब कब सक्सेसफुल है। तो पहला है तभी इफेक्टिव है जब वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का मतलब है कि जो आपके कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो वेल डेवलप्ड है। आपके यहाँ पे लोग जो है वो बैंक्स का ही सहारा ले रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन्स के लिए, अपने लोन के लिए। नॉन जो है क्या कहते हैं, बैंक्स के जो सोर्सेस है उस पर वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने समय में होता क्या था कि जो साहूकार हुआ करते थे या लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनसे हम लोग जो है लोन्स लेते थे। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो बैंक रेट है वो सक्सेसफुल होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट शुड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द बैंक रेट। तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट के अंदर और जो बैंक रेट आरबीआई बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चल रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैंक रेट, तभी आपका बैंक रेट सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार देखते हैं कि जो आरबीआई तो बैंक रेट घटा देता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं कि उसका जो बेनिफिट्स है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करते हैं। तो कई बार आरबीआई पेनल्टी भी लगाता है। तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स का चल रहा है वो मार्केट में जो चल रहा है वो अगर रिस्पॉन्ड करेगा बैंक रेट को, तभी बैंक रेट हमारा सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इकोनॉमी शुड बी देयर, यानी कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, हम स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट कंडीशंस डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के पास, कि वो बैंक रेट को मूव कर सके, अकॉर्डिंग टू बैंक रेट अपने आप को एडजस्टमेंट कर सके। उसके बाद है प्राइसेस, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो अननेसेसरी। जी Excuse me, sir. Sir, Charu is sending you request. Please admit her. वेट फॉर अ मिनट। Okay, sir. कोई नहीं है देखो यहाँ पे। सर वो कब से ट्राई कर रही है तो बार बार सेंड कर रही है रिक्वेस्ट। ओके ठीक है। जब ये प्रोसेस में करता हूँ तो देखो ये सारे जो विंडो है पुराना दोबारा से करना पड़ता है मेरे को। यस सर।
सॉरी सर, नेट नहीं चल रहा था मेरा। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, बैंक रेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बैंक रेट्स कब सक्सेसफुल है। तो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करें कि हमारा प्राइसेस जो है यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो अननेसेसरी तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज जो बैंक रेट है वो जो प्राइसेस है उसको नीचे लाने में सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे कि हमने 2013 में देखा था और अभी हम पीछे एक जो है 6-7 महीने पहले देखा था कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई स्टेप्स ले रही थी वो भी कारगर उतने जो है साबित नहीं हो रहे थे। तो आपका जो प्राइसेस है, जनरल प्राइस लेवल है, वो बेतहाशा नहीं बढ़ना चाहिए, विदाउट रीजन नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपका बैंक रेट सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है कि जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सिक्योरिटीज का बाई एंड सेल करता है मार्केट में। तो अब जब एक्सेस डिमांड होगी तो वो क्या करेगा कि सिक्योरिटीज को सेल करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जब वो सेल करेगा तो लोगों के पास जो पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगा। और ये जो मैंने बता रखा है, ये देखो अभी मैं इसको समझाता हूँ, मैंने पैरेंथेसिस में क्यों लिख रखा है। अब मैं एक्सेस डिमांड की बात करता हूँ। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या कर रहा है आरबीआई, सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को मार्केट में कमर्शियल बैंक के पास जो है, सो दैट कि उनके पास जो कैश का उनके पास रिक्वायर जो फंड है वो ब्लॉक हो जाए। तो जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो उनकी क्रेडिट कैपेसिटी वो है रिड्यूस हो जाएगी। तो क्रेडिट कैपेसिटी रिड्यूस होगी तो लोगों को वो पैसा कम दे पाएंगे, यानी कि जो हमारे डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको हम कंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बैंक रेट में किया था, एक्सेस डिमांड की अगर सिचुएशन है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बैंक रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो और यहाँ पे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड के अंदर सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं। जब हम सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करेंगे तो जो लोगों के पास मार्केट में पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला आएगा, तो उससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम एक्सेस डिमांड की जो मनी है उसको कंटेन कर सकते हैं। अब ये पैरेंथेसिस में जो दे रखा है, ब्रैकेट्स में जो दे रखा है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो हम सेल कर रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड की होगी तो उसको बाई करेगा सिक्योरिटीज को, और बैंक्स को बाई जो है क्या कहते हैं बैंक्स से बाई करेगा, और कैश जो ब्लॉक हो रहा था एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में वो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में कैश बैंकों से रिलीज होगा, यानी कि वो लोगों को पैसा दे पाएंगे। बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो लोगों को वो पैसा दे पाएंगे। तो ये एक स्टेटमेंट में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है कि अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है तो हम सिक्योरिटीज, हम का मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेज करेगा, सेल करेगा एक्सेस डिमांड में, और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर वो जो है परचेज करेगा। तो उससे हम जो मनी का डिमांड है उसको कंटेन कर सकते हैं मार्केट में। अब एडवांटेजेस क्या है कि हमारा जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो बैंक रेट को मोर इफेक्टिव बनाता है। तो यानी कि आप जो बैंक रेट एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको बहुत सक्सेसफुल बनाता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि जो सिक्योरिटीज हैं वो सिक्योरिटीज के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हमें अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें जो है इंटरेस्ट मिलता है, और अगर हम अपना क्या कहते हैं जो है सिक्योरिटीज को एज अ कंपनी अगर लोगों को सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हम लोगों को डिविडेंड वगैरह देते हैं अकॉर्डिंग टू जो है सिक्योरिटीज की क्या हमारी वो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, जो भी है। अगर आपकी इक्विटी है तो आपको डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर पे भी आप डिविडेंड देते हैं, और जो हमारे डिबेंचर्स हैं उस पर हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं जो एक फिक्स्ड रेट पर होती है। बट इक्विटी के अंदर वो वेरी करती है कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप डिविडेंड देंगे, अदरवाइज आप डिविडेंड की पेमेंट को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो ओपन मार्केट क्या कर रहा है आपका, पहला बैंक रेट को मोर इफेक्टिव बना रहा है। उसके बाद सीजनल जो हमारे शॉक्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म शॉक्स होते हैं, जैसे जो बिजनेस साइकिल होता है, बूम होता है और रिसेशन होता है, रिकवरी होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, तो उन बिजनेस साइकिल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट के जो शॉक्स हैं, जो उसमें क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, उनको बियर आउट करने के लिए हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो सक्सेसफुल होता है। उसके बाद जो हमारा प्राइसेस है, सिक्योरिटीज की जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करने में ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल हमें
जो है प्रोवाइड करता है, सक्सेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? तभी सक्सेसफुल होगा जब इसको हम अदर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज करें, यानी कि जो हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, अगर उसके साथ हम इसको यूज करेंगे तभी ये सक्सेसफुल होगा हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन इसके आगे बता रखे नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है, अगर कोई होर्डिंग कर ले या डिसहोर्डिंग कर ले, यानी कि अगर मनी को जो है अपने पास रख ले। अब यहाँ पे क्योंकि हम सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, तो अगर कोई सिक्योरिटीज को ना सेल करना चाहे, जैसे कि कई बार हम देखते हैं लोगों को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि वो लंबे समय तक सिक्योरिटीज को अपने पास रखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन की कभी इनके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, आज से बेटर होंगे, तो सो दैट कि हमें बेनिफिट ज्यादा मिल सके। तो अगर लोग होर्डिंग कर रहे हैं सिक्योरिटीज का या डिस होर्डिंग कर रहे हैं, तो भी वो उसमें बैंक जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इफेक्टिवनेस के इम्पैक्ट कर सकता है। और हमारी ये जो अजम्पशन पे बेस्ड है कमर्शियल बैंक्स पे, यहाँ पे सी के बाद ओ यहाँ पे बाई मिस्टेक नहीं आया है, टाइपो एरर है। ओपन मार्केट का जो हमारा अजम्पशन है वो ये कहता है कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहा है, जैसे उसमें सिक्योरिटीज का इंक्रीज डिक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि अगर आरबीआई बैंक जो है मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, तो बैंक उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी उस सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए जो है तैयार होंगे। और अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को बाई कर रहा है, तो बैंक जो है क्या करेंगे, उस सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए तैयार होंगे। मैं उल्टा बोल गया शायद फर्स्ट स्टेटमेंट। जब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को सेल करती है मार्केट में, तो जो बैंक है उसको परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए रेडी होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी सेल कर रही है तो दूसरी पार्टी को उसको बाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को मार्केट से बाई करती है, तो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं उनको वो सेल करने के लिए तैयार होने चाहिए। ये हम अजम्पशन मान के चलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स है वो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो फेवरेबल बिजनेस की सिचुएशन होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर उनको लगता है कि हमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हमसे सिक्योरिटीज को बाई करना चाहता है, लेकिन इसमें हमें नुकसान है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बाई करने में जो है सिक्योरिटीज के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हेल्प नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो बिजनेस का मूड है, साइकोलॉजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारी अजम्पशन है कि जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे कमर्शियल बैंक रिस्पॉन्ड करें, इन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के। आगे मूव करते हैं हमारे वेरिएबल रिजर्व रेशो, जिसमें हम दो तरह के रिजर्व रेशो की बात करते हैं। पहला हमारा सीआरआर है, दूसरा हमारा एसएलआर है। तो सीआरआर हमारा सिंपल, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम लिक्विडिटी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि जितनी भी लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक्स के पास है, उसका एक पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं इन लिक्विडिटी या इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो अब एक्सेस डिमांड होगी तो सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब सीआरआर को इंक्रीज किया जाएगा, तो जो बैंक्स हैं वो उनको ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा कैश का। तो होगा क्या, उनके पास जो कैश अवेलेबल होगा वो डाउन जाएगा। तो जब उनके पास कैश अवेलेबल डाउन जाएगा, तो लोगों को वो कम पैसा जो है ऑफर करने के लिए जो है एबल होंगे, उन लोगों को कम लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। और जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो इसका अपोजिट किया जाएगा, यानी कि सीआरआर हमारा जो है डिक्रीज किया जाएगा। इसी तरह हम लोग एसएलआर के साथ करते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड है तो हम एसएलआर को बढ़ा देते हैं, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो एसएलआर को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो सीआरआर एंड एसएलआर दोनों में जो हमारा रेट है वो पॉजिटिव जो है डायरेक्ट वे में चलता है, कि यानी कि जो अगर हम सीआरआर में रेट बढ़ा रहे हैं तो एसएलआर में भी बढ़ाते हैं इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो उसके अंदर अगर हम सीआरआर का रेट घटा रहे हैं तो एसएलआर का भी रेट घटा रहे हैं। तो एसएलआर का मतलब क्या है? एसएलआर का मतलब है कमर्शियल बैंक्स की वो सारी डिपॉजिट्स जिनका 1% वो अपने पास रखना उनको पड़ेगा, कि आप
सीआरआर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स का वो टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जिसको उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है एज अ कैश रिजर्व। और एसएलआर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स की टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जिसको उन्हें अपने पास रखना है एज अ रिजर्व। तो जब सीआरआर बढ़ाएंगे आप, एसएलआर बढ़ाएंगे आप, तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होगी, तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो अवेलेबल फंड्स होंगे वो रिड्यूस होंगे। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। अब वेरिएबल रेशियो जो हमारे जो एसएलआर एंड सीआरआर हैं इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एडवांसेस का जो रेट है उसको इम्पैक्ट करते हैं। जी, ये इसमें एसएसआर के अंदर एसएलआर सॉरी, एसएलआर हमारा इसमें जैसे एक्सेस डिमांड होती है तो एसएलआर इंक्रीज कैसे होगा? देखो, जो हमारा एसएलआर है, पहले इसकी डेफिनेशन कह रहे हैं कि टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक व्हिच अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो एसएलआर अपने पास बैंक्स को रखना है। तो अगर एक्सेस डिमांड होती है तो जब हम जो है एसएलआर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो बैंक्स हैं उनको जो है अपना रिजर्व ज्यादा उनको बढ़ जाएगा, लिक्विड हो जाएगी उनके पास। तो उससे क्या होगा कि जो अब एसएलआर के जो अलावा उनके पास जो फंड अवेलेबल है उसी में से तो वो लोगों को जो है पैसा जो है देंगे। तो उसमें से जो अब अगर सपोज करो आपका 20% पहले एसएलआर था, उसमें आपके पास अब 100% अगर टोटल आपका जो है फंड है और 20% आपका एसएलआर है, तो आप 20% आपको रिजर्व के तौर पर रखना है और जो 80% आपके पास है आप उसी में से ही लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम एसएलआर को इंक्रीज करेंगे, सपोज करो 20 से 30% इंक्रीज कर दिया, तो बैंक्स के पास जो लोगों को पैसा वो पहले 80% दे रही थी, अब सिर्फ 70% वो ही पे कर सकती है। तो यानी कि जो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है हम उसको इंपैक्ट कर रहे हैं थ्रू एसएलआर एंड सीआरआर के। समझ में आया? ओके सर, आगे ठीक है, थैंक यू। आगे मूव करते हैं। तो हमारा ये कब सक्सेसफुल होगा, यूजफुलनेस इसके क्या है कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म की जो हमारी सिक्योरिटीज है उसको इम्पैक्ट करता है। उसके बाद क्विक एंड इफेक्टिव मेथड है कि जैसे हम सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाते हैं उसका रिस्पॉन्स जो है तुरंत कॉमर्शियल बैंक्स पे देखने को मिलता है। ड्रॉबैक्स क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजेस एडवर्सली इम्पैक्ट दी स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स। अगर आप समय जो है कई बार फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहेंगे तो जो बैंक की ओवरऑल फंक्शनिंग है वो हैम्पर होगी, क्योंकि उनको फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उस सीआरआर एंड एसएलआर के अकॉर्डिंग। तो कंफ्यूजन की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, बिजनेस जो ऑपरेशन स्मूथन तरीके से चल रहा है वो हैम्पर हो सकता है। तो कोई भी जो है रिजर्व सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जो हमारे वेरिएबल रिजर्व रेशियोज हैं, चाहे वो सीआरआर है एंड एसएलआर है, उनमें बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से चेंजेस नहीं करता है, उनको एक टाइम पीरियड के बाद ही चेंजेस करता है, क्योंकि ये पूरा आपका जो कॉमर्शियल बैंक है, जो आपका फाइनेंस का जो ओवरऑल मार्केट है वो इम्पैक्ट होगा। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें नहीं करना चाहिए सीआरआर एंड एसएलआर के अंदर। नेक्स्ट है बोरोवर नीड नॉट टू गो बैंक। जैसा कि हम देखते हैं कि जो आज भी हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड हमारे पास मार्केट है, कई लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट्स नहीं है हमारा, और अगर उनको लोन्स की रिक्वायरमेंट होती बैंक के पास जाना प्रेफर नहीं करते, बल्कि अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि बैंक के लोन की में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। आपको क्या कहते हैं, असेट्स को जो है कोलेटरल करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, आपको गारंटर चाहिए, उसके अलावा फिर आपके पीछे की क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन असेस की जाती है, कई सारे जो है प्रोसीजर्स हैं। तो लोग जरूरी नहीं कि बैंक्स के पास ही जाएं लोन्स वगैरह के लिए। तो अगर लोग बैंकों के पास नहीं जाते हैं तो हमारे वेरिएबल जो रिजर्व रेशियोज हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम वेरिएबल रिजर्व रेशियोज के थ्रू बैंक्स के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन अगर लोग ही बैंक्स के पास ना जाएं तो उस इंपैक्ट का कोई बेनिफिट नहीं होता। उसके बाद है राइज इन रिजर्व रेशियो इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन बैंक्स हैव नो एक्सेस रिजर्व्स विद देम। तो बैंक्स के पास अगर एक्सेस रिजर्व नहीं है तभी हमारा ये जो एसएलआर एंड सीआरआर में इंक्रीज जो है काम करेगा। अगर उनके पास एक्सेस रिजर्व है तो आप कितना भी बढ़ा दो, उनको तो जो बिजनेस करना है वो तो स्मूथन तरीके से चलेगा, लोगों को पैसा स्मूथन तरीके से वो प्रोवाइड कर पाएंगे।
तो ये वेरिएबल रिजर्व रेशियोज की बात हुई क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बाद। अब उसके आगे हम लोग मूव करते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड्स हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट एंड मॉडल सिमुलेशन। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारा सिंपल जो मेजर आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप जो सिक्योरिटी रख रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो आप लोन ले रहे हैं या बोरो कर रहे हैं उसका जो है वैल्यू कम करना या बढ़ाना मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। सपोज करो कि जो हमारा कोई भी हम एक जो है असेट ले लेते हैं, सपोज करो कार ले लिया, अब उस कार के बदले में आपको लोन चाहिए। जब आप मार्केट में कार के बदले में लोन लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो जिसके पास आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए वो आपकी कार की वैल्यू को असेस करता है कि आपकी कार की वैल्यू कितनी है, कि डेप्रिसिएशन उस पर लगाने के बाद उसके यूजफुलनेस देखने के बाद आपकी कार की वैल्यू एक असेस की जाती है। तो उसके बाद कहता है कि मैं इस कार के बदले में आपको इतने पैसा दे सकता हूँ। तो जो हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम इनडायरेक्ट तरीके से जो है जो क्रेडिट की सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, कि जो आप सिक्योरिटी को गिरवी रख रहे हैं उस पे हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली उस सिक्योरिटी का इम्पैक्ट आपकी क्रेडिट कैपेसिटी पे पड़ रहा है। तो यानी कि सपोज करो हमारे जैसे कार वाला एग्जांपल है, कार की वैल्यू हमने असेस करी जो आप जहां पे आपने लोन अप्लाई किया और वो कहता है कि इसके बदले में आपको इतने लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर वो कार की वैल्यू डिक्रीज कर दे तो आपको कम लोन मिलेगा और इंक्रीज कर दे तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा। तो इसी तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट विच इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। सिंपल कार के एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा कि आप जो सिक्योरिटी को गिरवी रख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है और उसके अगेंस्ट आप जो है कितना लोन ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर जो है आरबीआई फिक्स कर सकता है डिफरेंट यूजेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच दैट क्रेडिट इज डाइवर्टेड इनटू एसेंशियल सेक्टर्स ओनली। तो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इन सेक्टर्स को हमें जो है क्रेडिट देने की रिक्वायरमेंट है, इनको जो हमें फंड्स देने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां के लिए क्या करेगा कि वो जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा और जो अदर सेक्टर्स हैं उनमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो मेथड है, उसको इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड के अंदर क्या कर रहा है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज विच इंप्लाइज दैट द बोरोवर्स विल गेट लेस क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। तो जैसे कि कार एग्जांपल का मैंने दिया आपको कि अगर उसका जो है अगर उस पे जो आपको पैसा मिल रहा है उसको डिक्रीज कर दिया जाए, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी जाए तो आपको कम पैसा मिलेगा और अगर वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। So when marginal requirement is increased, which implies that the borrowers will get less credit against their securities, so it will impose a restraint upon borrowers and thus keep down the volume of credit. तो borrowers के ऊपर जैसा कि इसको हम जो है क्या कहते हैं बैंक रेट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि बैंक रेट हमने बढ़ा दिया तो बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई। तो उसी तरीके से हमारे मार्जिनल रिक्वायरमेंट काम कर रहा है। तो जिस सेक्टर में हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे उस सेक्टर में फंड्स की जो है जो एक्सेस डिमांड थी वो कम होगी, तो वहां पे जो क्रेडिट है वो कम होगा। और डिफिशिएंट डिमांड में इसका अपोजिट कर देंगे कि हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देंगे। अब मोरल सुएशन लास्ट मेथड है हमारा। तो स्टार्टिंग में पहला हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर आपका बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियोज है। दूसरा हमारा क्वालिटेटिव मेथड्स है या सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट मेजर है। और तीसरा मेथड है हमारा मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन का मतलब होता है कि जो है किसी को एनकरेज करना कोई चीज के करने के लिए विदाउट द फोर्स ऑफ जो है क्या कहते हैं हम कोई उनपे एक जो है कंपल्सन न लगा के, कोई उनको फोर्सफुल तरीके से नहीं करना। तो एक हम जो मोरल ग्राउंड पे किसी को परसुएड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन के अंदर क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स को लेटर्स लिखता है कि आप मोरल ग्राउंड्स पे देखिए कि आपकी जो है जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो कैसे उसको जो जिनको आप क्रेडिट दे रहे हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है,
तो अगर मार्केट में इन जो गैम्बलिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को कहेगा कि आप इन पे कंट्रोल लगाइए, तो इन पर्पजेस के लिए आप लोन्स को प्रोवाइड मत कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करेगा मोरल ग्राउंड पे कि गैम्बलिंग एंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड गुड इन अ सोसाइटी। तो मोरल ग्राउंड पे हम कमर्शियल बैंक्स को जो है इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने क्रेडिट की जो कैपेसिटी है कंट्रोल करें उसको, और जो प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए जो क्रेडिट हो सकता है उस पे जो है क्रेडिट वो लोग प्रोवाइड करें कमर्शियल बैंक से। तो आगे मूव करते हैं। तो ये हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी थी, सिंपल छोटा सा ये जो है टॉपिक था। अब हम लोग मूव करते हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू की। इसके अंदर हमारे टैक्सेस हैं जो है मेन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का, और उसके बाद बजट है। तो ये लोग हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, तो फिस्कल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। तो द पॉलिसी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड लीड मैटर्स देयर ऑफ, तो जितने भी हमारे पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी है उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और जो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू है पब्लिक का उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो फिस्कल पॉलिसी के दायरे में आते हैं। तो बजट एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी को डिनोट करने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट अपना जो है एक्सपेक्टेड जो है रेवेन्यूज को शो करती है, और जो है वो प्रोबेबल जो एक्सपेंडिचर होता है उसको दिखाती है कि मैं फाइनेंशियल ईयर सपोज करो 2021-20 के लिए हमारा इतना बजट है कि हम यहाँ से हमारे इतने सोर्सेस से कि हमें यहाँ से पैसा आएगा, और इस पैसे को हम इन एक्टिविटीज पे जो है स्पेंड करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। जैसे हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे वो वेरी कर रहे थे, लेकिन किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव। पहला मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, जो हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन देखते हैं कि आपके कहाँ से सोर्सेस आ रहे हैं, जो आपका फंड्स का क्रिएशन का सोर्स है वो क्या आपका इंटरनल सोर्स से आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है। इंटरनल सोर्स में कई सारे मेथड्स है आपके पास, आपकी जो प्रॉफिट मेकिंग जो यूनिट्स है पब्लिक सेक्टर की वो हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है, जो बैलेंस फ्रॉम करेंट रेवेन्यू है वो आ रहा है, और उसके अलावा आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो है। और एक्सटर्नल सोर्सेस में हमारे एक्सटर्नल एड है और एज वेल एज एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल लोन है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट पहला ऑब्जेक्टिव हमारा फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट, एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के अंदर हो रहा है उसके पेस को अचीव किया जा सके, उसके पेस को जो है एक्सीलरेट किया जा सके, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सपीडाइट किए जा सके। उसके बाद है मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, टाइपिंग एरर यहाँ पे भी है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो हमारा इनइक्वालिटी है इनकम एंड वेल्थ का अमंग पीपल, उसको मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट, प्रिवेंट द इविल इफेक्ट्स ऑफ स्लम्प एंड बूम कंडीशंस, जो हमारे बिजनेस की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर रिसेशन आता है तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर बूम होता है तो वहां पे सारे एक्टिविटीज जो हमारे अपने पीक पे होती हैं और हमें जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो जो रिसेशन एज वेल एज बूम का जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सिंपल, जब हम जो क्या कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे तो लोगों के पास जब पैसा जाएगा, अगर हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है गवर्नमेंट जहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, सपोज करो कोई पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज लगा दी, या अगर रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स में बनाने के लिए जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इंजीनियर्स की एक रिक्वायरमेंट होगी, आपके जो आर्किटेक्चर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे थ्रू दी फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद कंटेन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज इन द कंट्रीज, तो इन्फ्लेशन एंड जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है किसी भी कंट्री के अंदर उसको कंट्रोल करना है। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आगे हम लोग मूव करते हैं कि टूल्स हमारे पास क्या क्या हैं। तो टूल्स में 3 तरह के टूल्स हैं। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू का मतलब है कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल इट्स सोर्सेस, तो जितने भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो पब्लिक रेवेन्यू, उसको हम लोग नाम देते हैं और वो पब्लिक को बिलोंग करती है। तो इनकम जो हमारी है पब्लिक रेवेन्यू है वो इम्पैक्ट करती है आपके साइज एंड मोड ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन पैटर्न एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सबको इम्पैक्ट करती है आपका जो है पब्लिक रेवेन्यू।
अब पब्लिक रेवेन्यू के आगे बात हुई कि हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो टैक्सेस है हमारे, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो। फीस है, फाइन्स एंड पेनल्टी, अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हैं तो उस पर आपके ऊपर जो फाइन लगाई गई, पेनल्टी लगाई गई, फीस, आप जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो पे कर रहे हैं वो है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट में होता क्या है कि जब क्या कहते हैं कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सपोज करो कि आपने कोई एक अपना घर वगैरह बेचा और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो असेसमेंट किया गया, या आप एक जगह से मूव किए, शिफ्ट किए, तो उसको असेसमेंट किया गया, तो वो सारी चीजें हमारी जो है स्पेशल असेसमेंट के अंदर आती हैं। प्रॉफिट्स ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, जो हमारे पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं उनका प्रॉफिट, आपको अगर कोई गिफ्ट मिला है फॉरेन से, और अगर आपको ग्रांट मिली है, तो ये मेजर हमारे जो है सोर्सेस हैं पब्लिक रेवेन्यू के। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो हमारा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका प्रोडक्टिव भी हो सकता है, अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है, और आपका ट्रांसफरेबल भी हो सकता है, अनट्रांसफरेबल भी हो सकता है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Public expenditure, the expenditure which is done by the government on various social, economic as well as political activities. सपोज करो कि आपने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया या सर्व शिक्षा अभियान चलाया, तो ये सारे जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के प्रोग्राम्स हैं उन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर आपने किया कि आपने कोई मार्केट डेवलप करी किसी एरिया के लिए। पॉलिटिकल जो है हमारे एक्टिविटीज पे आपने खर्च किया कि जो हमारे अगर जो है फॉरेन कंट्री के साथ हमें पॉलिटिकल रिलेशन बना के चलना है, जो डिप्लोमेटिक्स हमारे रिलेशन है उन पे बना के चलना है, या बिटवीन स्टेट्स हमें रिलेशन मेंटेन करके चलना है, तो वो सारी चीजें हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे स्पेंड करें। पब्लिक डेट, तो गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ फंड है, यानी कि अगर ये सारे सोर्स काम न करें तो जहां से पैसा गवर्नमेंट बोरो करेगी उसको हम लोग पब्लिक डेट कहते हैं। तो मेनली इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज किया जाता है। और पब्लिक डेट हमारा आउटसाइड कंट्री हो सकता है और विद इन कंट्री हो सकता है। तो आउटसाइड कंट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन की आपका जो है एक्सटर्नल डेट हो सकती है, एक्सटर्नल एड हो सकते हैं, और आपके विद इन द कंट्री आपके बैलेंस फ्रॉम करेंट रेवेन्यू हो सकती है, पब्लिक सेक्टर का जो प्रॉफिट्स है वो हो सकता है, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकती है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस है तो वो हो सकता है। तो ये पब्लिक पॉलिसी की बात हुई, टूल्स हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू इंडिया में कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेस से आती है। तो टैक्स रेवेन्यू है पहला। तो टैक्स रेवेन्यू में हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं, पहला डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा जो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। तो डायरेक्ट टैक्सेस सिंपल, जिनके ऊपर लगाया जाता है, उस टैक्स को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर फॉल करती है। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो मिस्टर ए ही उस टैक्स को पे करने के लिए लायबल होगा, वो उस टैक्स की पेमेंट को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता। सपोज करो मिस्टर वाई को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट टैक्सेस जिनके ऊपर हमने उनको लीवी किया वो उन्हीं के थ्रू पे किया जाएगा। तो टैक्सेस के जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के जो सोर्सेस हैं आपके, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है। स्टेट ड्यूटी हमारी ये होती है जिसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, वो हमारी स्टेट ड्यूटी है। तो मेरिट से इसमें हमारे कौन कौन से प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसी के साथ आपका टैक्स रेट भी बढ़ता है। इलास्टिसिटी है कि हमारा अगर हम जरा से टैक्स रेट को इंक्रीज करेंगे, 1% का इंक्रीज करेंगे, तो हमें रेवेन्यू में मोर देन 1% से ज्यादा की इंक्रीज होगी, यानी कि हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी। सर्टेनिटी है, सर्टेन है कि हर कोई टैक्स को पे करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ किया जा रहा है। और लेकिन डिमेरिट की डिस्करेजमेंट टू वर्क, टैक्स इवेजन, लिमिटेड कवरेज, आर्बिट्रेरी मेजर है, पुअर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है, इनकन्वीनियंस है। तो ये जो सारे डिमेरिट्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, डिस्करेजमेंट वर्क कैसे करेगा कि अगर आप हैवी टैक्सेस लगाएंगे जो है क्या कहते हैं, तो लोग काम करना नहीं पसंद करेंगे। जैसे हमने बिफोर हमारा जो टैक्स रिफॉर्म्स हुआ था 1991 से पहले, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा पर्सनल टैक्स हुआ करता था लगभग वो 70 to 75%, 90% का हुआ करता था, लेकिन उसको धीरे धीरे कम किया गया। तो अगर आप ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं तो आप वर्क के लिए लोगों को एनकरेज नहीं कर पाएंगे। टैक्स इवेजन, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है तो सब कोई क्या करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है उनके पास जाते हैं कि कुछ भी कर लो, हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो
कम कर दो। लिमिटेड कवरेज, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 to 4% ही लोग टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो टैक्स पेयर्स हैं। उसके बाद है आर्बिट्रेरी, कि आप जो है आर्बिट्रेरी तरीके से लगा रहे हैं, कि आप जो है एक कंपल्सन है कि आपने टैक्स लगा दिया। अब हो सकता है लोगों की टैक्स पे करने की कैपेसिटी ना हो। उसके बाद है पुअर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कोई एक हमारा जो है अकाउंट्स का जो पुअर मेंटेनेंस कैसा, जैसे मैंने आपको बताया टैक्स इविजन वाला मेथड, कि अब आपके यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं लोग कि टैक्स इविजन के लिए जो अकाउंट्स है वो पैसा भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो उसको मेंटेन करवा लेते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, उनको सर्टिफाई कर देते हैं कि दिस इज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। इनकन्वीनियंस जो हमारे फॉर्म्स है वो उतने सिंप्लीफाइड नहीं है। इनकन्वीनियंस पीपल को जो है होती है कि डायरेक्ट आपने टैक्सेस लगाया, अगर सपोज करो को बाय मिस्टेक किसी का रह जाता है तो 10 साल 15 साल पहले का आपको टैक्स नोटिस आ जाता है, तो इनकन्वीनियंस जो कॉज होती है। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं। उसके बाद हम लोग टैक्स रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, ये सारे जो हमारे चीजें हैं वो आएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जिनका हम जो लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और पर्सन के पास। सपोज करो अगर कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो वो क्या करते हैं, उस बर्डन को ट्रांसफर कर देते हैं फाइनल कंज्यूमर्स के ऊपर, कि जैसे आप एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते हैं तो लगाया तो वो जो है क्या कहते हैं उनके ऊपर गया कंपनीज के पास, लेकिन पे कौन कर रहा है, आप पे कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका सर्विस टैक्स है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने जो कंज्यूम किया वो तो आपको उसकी पेमेंट तो करेंगे, आप वहाँ की जो सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, चाहे वो लाइटिंग है, वहाँ की जो है आपको जो अदर सर्विसेज है, फैंस है, एसी है, इन सब की जो है सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं सिर्फ क्योंकि आपका वहाँ पे सिंपल पर्पस था। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपका क्या पर्पज है कि आप फूड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे अदर सर्विसेज को अभी अवेल कर रहे हैं तो आप पे सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, तो जो कि लगना तो चाहिए था जो है उस रेस्टोरेंट के ऊपर, लेकिन वो उसको पास ऑन कर रहा है आपके ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसकी हम लायबिलिटी को पास ऑन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, कि डिफिकल्ट टू इवेड टैक्स, क्योंकि हम इसकी लायबिलिटी को हम फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पास कर रहे हैं, इसको डिफिकल्ट है कि इसको कोई जो है इवेड कर सके, क्योंकि आप कोई भी अगर गुड्स को या सर्विस को अवेल करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो जब आप बिल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है 12.5% जो वैट है या जो भी जितने भी परसेंट का आपको जो है अदर सेस वगैरह तो वो पहले से ही लगा दिया जाता है आपको, तो इवेड करना बहुत मुश्किल है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। कन्वीनियंस है, प्रमोट्स इक्वलिटी है, क्योंकि सबके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो आप अगर एंटरटेनमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो सबके लिए सेम एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो जो है इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है। सोशल वेलफेयर भी है, और उसके साथ लार्ज सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। वाइड कवरेज है। अब डिमेरिट्स है, रिग्रेसिव, अनइकोनॉमिकल, अनसर्टेन एंड लैक्स सोशल कंसियसनेस। तो ये हमारा जो रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव का मतलब है कि अगर हमने जो एक रेट डिफाइन कर दिया कि सपोज करो हम कहते हैं कि वैट सिर्फ 12.5% ही लगेगा, तो 12.5% ही लगेगा, चाहे आपकी इनकम कम हो, आपकी इनकम ज्यादा हो। अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि आप जो हम डायरेक्ट टैक्सेस में देखते हैं इलास्टिसिटी की वहां पे बात हुई थी कि अगर हम सिंपल सा 1% का भी इंक्रीज कर देंगे तो हमें बहुत रेवेन्यू होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है। अनसर्टेन है, कोई जरूरी नहीं कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और सोशल कंसियसनेस जो है वो लैक कर रहा है। सोशल कंसियसनेस है कि लोगों की जो टैक्स के थ्रू लायबिलिटी है, जो पे करने की उनकी लायबिलिटी है, वो लोग अपनी लायबिलिटी को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो, अब एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी अगर परचेज करने जाते हैं किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई डेली यूज आइटम्स का हम जो है परचेज करने जाते हैं, तो जो किराना स्टोर होते हैं तो हम लोग हार्डली ही उससे कोई बिल लेते हैं। मैंने तो आज तक नहीं लिया किराना स्टोर से बिल। तो आप जब बिल नहीं लेते तो जो टैक्स का इवेजन है वो अल्टीमेटली हो रहा है, तो यहाँ पे सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन आप जैसे किसी क्या कहते हैं मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं या 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आपको बिल अलोंग विद द टैक्सेस आपको दे देते हैं। तो सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। उसमें हमारे 3 तरह के सोर्सेस हैं। पहला हमारा करेंसी एंड कॉइनेज। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो टैक्स के थ्रू नहीं आ रही है, जिनमें टैक्स का कोई रोल नहीं है। तो पहला करेंसी, कॉइनेज एंड मिंट। तो करेंसी जितनी भी करेंसी है गवर्नमेंट की प्रिंटिंग है, कॉइनेज सिक्के हैं, और मिंट जितनी प्रिंटिंग कैपेसिटी है, यानी कि
करेंसी नोट जितने हमारे कोइनेज कितने हैं, जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है गवर्नमेंट के, वो उसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीट्स, अगर आपने कोई जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड जो मिल रहा है, एंड जो आपके पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं उनका प्रॉफिट। और अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको जेल में जो है अगर कोई जो है काम हो रहा है, जैसे हम लोगों को पता है जो वहाँ पे कैदी होते हैं उनसे जो है डिफरेंट वर्क करवाया जाता है, जैसे टेबल्स बनवाई जाती हैं, चेयर्स बनवाए जाते हैं, और भी जो अदर सर्विसेज है वो भी करवाई जाती हैं। तो वहाँ पे जो काम हो रहा है तो अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वहाँ पर भी हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे पुलिस लाइन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू हमें जनरेट हो रही है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम। ये आप लोगों की बुक में दे रखा है, ये इजी है, आप लोग इनको कर लेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट पॉइंट्स नहीं है जिनको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट हो। आगे हम लोग मूव करते हैं, बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप कर लेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का आपको क्लियर है कि सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी डिफरेंट स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स हमारी कौन कौन सी होती है, म्यूनिसिपैलिटीज है हमारी, लोकल बोर्ड्स है। जैसे दिल्ली की बात करें तो हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है हमारी क्या कहते हैं है, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट का, लोकल अर्बन जो बॉडीज होती है उनका पार्ट होती है। तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल की डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे कि कोई म्यूनिसिपैलिटी हो गई, बोर्ड हो गई, या फिर हम बात करें पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स का हमारा पार्ट होती है। तो इन तीनों बॉडीज के, गवर्नमेंट के इन तीनों बॉडीज के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, उसको हम लोग नाम देते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर चार तरह के इंडिया में एक्सपेंडिचर बताया गया। पहला प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो है जिसको करने से गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है, गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर जो है बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, गवर्नमेंट को उनको इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिव जो है एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन पार्क्स है, वाटर वर्क्स है, एजुकेशन है, आपका ट्रेनिंग के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जिनसे गवर्नमेंट ने तो एक्सपेंडिचर कर दिया लेकिन गवर्नमेंट को उसका कुछ लाभ नहीं है। जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया, तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो हमने एक्सपेंडिचर किया वो तो चला गया, उस पर कोई हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न इन मॉनेटरी टर्म्स का बात है, उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो वेस्टफुल है एंड अवॉइडेबल है, तो ये हमारे जो है अनप्रोडक्टिव। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर जिनको हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में ट्रांसफर करते हैं, आपका ओल्ड एज पेंशन है, आपका क्या कहते हैं, और जो हमारे अदर जो है मेथड है, जैसे इसमें बता रखा है ओल्ड एज पेंशन है, इंटरेस्ट पेमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें बेरोजगारी भत्ता है, वो हमारे ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है कि हम एक जो है पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करें, या हम कहें कि गवर्नमेंट अपने सोर्स से दूसरे सोर्स को ट्रांसफर करें। और लास्ट एक्सपेंडिचर नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि हमने एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उनको कहीं और हम नहीं कर सकते। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हुई। अब ये लास्ट हमारा इसमें आज का पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे दो रीजंस हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, वो क्यों है। तो सबसे पहला हमारा पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। तो जितना भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, उसके एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसका दायरा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से पब्लिक को, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। डिफेंस एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो हमारी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसकी थ्रेट बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंट में हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी, एयर स्ट्राइक्स हमने लोगों ने देखा, और उससे पहले 2016 में भी देखा था जो है कैसे सिचुएशन जो है क्या ट्रिपल हो रही है। तो हमारी जो डिफेंस है, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, या फिर हमारा क्या कहते हैं बाई एयर है, उन सब पे हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है लोगों को, अगर उनकी गवर्नमेंट की जो
डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती है, जैसे हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, आप जो है बैंक्स में जो डिपॉजिट करते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये है सब्सिडी, मेजर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जाता है पब्लिक के ऊपर वो सब्सिडी में जाता है। डिफरेंट तरह की सब्सिडी है, आपकी फूड सब्सिडी है, एग्रीकल्चर सब्सिडी है, और अभी तो हम लोग सिलेंडर की जो सब्सिडी देख रहे हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर जो हम लोग देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे तीनों पार्ट आएंगे, आपका एग्जीक्यूटिव भी आएगा, जुडिशरी भी आएगी, और आपका लेजिस्लेचर भी आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना है, क्योंकि हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन वाला चैप्टर कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है किसी कंट्री की, तो उस कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही उन पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ रहा है ड्यू टू राइज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड रिलीफ वर्क, अगर एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट के आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसको बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। रिलीफ वर्क, कोई जो है डिस्ट्रक्शन आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, रिसेंट एग्जांपल हमारा कोविड-19 का है। आपने कोविड-19 में जब 24 मार्च की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री की जाती है, तो उसमें 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। तो ये जो रिलीफ पैकेजेस है ये भी हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। तो कितना हैवी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ता है रिलीफ वर्क में। उसके बाद है प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो उनको कम करने के लिए फिर गवर्नमेंट मार्केट में जो है पैसे को पंप इन करती है, थ्रू जो है क्या कहते हैं हमारे, चाहे वो अपने सोर्सेस से करे या फिर बोरो करके कहीं से करे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पब्लिक मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Once again, thank you very much for joining me.